Good morning, student. Today we will discuss about relationship between molarity and volume and parts per million and other concentration of solution. ठीक है, मान लीजिए सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है जिनकी मोलरिटी और वॉल्यूम अपन को गिवन है, तो उनके बीच रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। M1V1 इक्वल टू क्या होगा, M2V2। अगर तीन सॉल्यूशन गिवन है तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला अपने को पुट करना है। रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। अब कई क्वेश्चन ऐसे पुट होते हैं जिसमें अपन को डेंसिटी और मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी निकालनी है, या फिर मोलरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मोलरिटी निकालनी है। तो ये फॉर्मूला अपने को वहां यूज में लेना है। ठीक है, 1000 अपॉन m क्या है, मोलरिटी, 1000 इंटू डी, डी डेंसिटी माइनस मोलरिटी, और m1 क्या है, m1 है मास ऑफ सोल्यूट। m1 क्या है यहाँ, मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट डिजोल्व है उसका मास है। तो एक क्वेश्चन आप इस पे लिख लीजिए, उसे आपको ट्राई करना है, और न्यूमेरिकल फिर आपको मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और जो अभी पार्ट्स पर मिलियन और मास परसेंटेज के बेस पर सेंड किए जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 18m। मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 18m, मतलब H2SO4 विलयन की मोलरता, H2SO4 विलयन की मोलरता 18, कैपिटल M उसके आगे लिखना कैपिटल M है। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब घनत्व विलयन का घनत्व 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तब विलयन की मोलरिटी ज्ञात करनी है। ठीक है, तब विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपने को m मोलरिटी निकालना है, 1000 इंटू क्या कर देंगे m गिवन है अपने को 18m है ना मोलरिटी। ठीक है, इट इज डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी क्या है, घनत्व डेंसिटी भी गिवन है क्वेश्चन में 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, m क्या है 18 माइनस m1 क्या है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसका मास क्या होता है, H2SO4 सॉल्यूशन का मास होता है 98, 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू 98। ठीक है, तो यहाँ 98 आप पुट कर दोगे। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, मोलरिटी जब गिवन है तो मोलरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो एक ये आपको फॉर्मूला मस्ट करना है, ये और ये दोनों तीनों फॉर्मूले क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है, ये कंसंट्रेशन की जो यूनिट है उसे कहाँ यूज में लेते हैं, उसे यूज में लेते हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, और सोल्यूट क्या होता है, मिनट्स अमाउंट में होता है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में होता है। देन वी विल यूज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट जो है पार्ट्स पर मिलियन, ppm पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। हाँ, देखिए पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होगा, ppm इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ parts of component
present in solution, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ये पार्ट्स पर मिलियन है और पार्ट्स पर मिलियन का क्या है, ये फॉर्मूला, मतलब 10⁻⁶ में कितने विलेय के पार्ट्स और कितने विलयन के कंपोनेंट के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये अत्यधिक तनु विलयनों के लिए उपयोगी है। ये अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत कर लिया था, मास परसेंटेज। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, ठोसों की द्रव में विलेयता। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी सेंड किए जाएंगे और कुछ वीडियो में भी सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए ठोसों की द्रव में विलेयता। देखिए ठोसों की द्रव में विलेयता होती क्या, पहले इसे समझना अपन को, ठीक है। किसी दिए गए ताप पर, मान लीजिए आपने कोई टेम्परेचर है, निश्चित ताप पर निश्चित आयतन के विलायक में कितना ठोस घुला है, वो क्या कहलाएगी, उस विलेय की विलेयता कहलाती है। अधिकतम मात्रा में कितना ठोस घुला है, ठीक है। तो लिख लीजिए निश्चित आयतन के विलायक में दिए गए ताप पर, निश्चित आयतन के विलायक में दिए गए ताप पर ठोस की घुली हुई अधिकतम मात्रा, ठोस की घुली हुई अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है, ठीक है। ठोस की घुली हुई अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपन ने क्या ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, 1 लीटर, और उसमें NaCl आप डिजोल्व करते गए, ठीक है। जब NaCl की जो अधिकतम मात्रा घुलेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजोल्व इन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजोल्व इन, which is dissolved in fixed volume of solvent at given temperature, fixed volume of solvent at given temperature, ठीक है। दिए गए ताप पर ठोस की घुली हुई अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। अब बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की द्रव में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो कई चीजें हैं इसमें। फर्स्ट अपन क्या देख सकते हैं, विलेय की प्रकृति या विलेय के कणों का आकार, विलेय की प्रकृति, विलेय की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट, विलेय की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिर इसी से लगभग संबंधित है विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल, कणों का आकार, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल। नेक्स्ट क्या है, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फोर्थ क्या है, विलेय की प्रकृति हो गया, विलेय के कणों का आकार, विलायक की प्रकृति। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे और प्रेशर का भी देखेंगे। प्रेशर इसका इफेक्ट होता है या नहीं होता है, क्या है, ठीक है ना, दाब, और इसे अपन कह सकते हैं ताप, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय की प्रकृति, ठीक है। विलेय की प्रकृति मतलब विलेय कैसा है, यदि विलेय क्या है, ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाएगा, और यदि विलेय अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व होगा। मतलब विलेय जो सॉल्यूट है अगर वो पोलर है, पोलर मीन जैसे जिसमें दो, जिसका डाइपोल मोमेंट आता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल उसमें होते हैं, तो पोलरिटी वो शो करेगा, जैसे H+Cl-, ये पोलर सॉल्यूट हो गया। और पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O, उसमें भी H+OH- होंगे, तो वो पोलर सॉल्वेंट होगा। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, ये अपने को ध्यान रखना है इसमें। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब समान समान को घोलता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि समान समान को घोलता है, अर्थात ध्रुवीय विलेय
ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे Br2 CCl4 में। ठीक है, जैसे Br2 किस में घुल जाएगा, CCl4 में आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, NaCl जो है H2O में आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, तो ये अब विलय के कणों का आकार, सेकंड पॉइंट क्या है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, विलय के कणों का आकार। तो विलय के कणों का आकार जितना छोटा होगा उतना ही आसानी से ये विलायक में डिसॉल्व होगा। क्यों, विलय के कणों का आकार जब छोटा होता है, ठीक है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इफ स्मॉल देन सरफेस एरिया इज इंक्रीज, मतलब सरफेस एरिया उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया सॉलिडिटी आल्सो इंक्रीज, तो सॉलिडिटी भी फिर क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है। इट इज क्लियर। देखिए सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, मान लीजिए ये पार्टिकल है, कोई बड़े बड़े पार्टिकल अपन ने ले लिए, अब इसका सरफेस एरिया यही होगा, ये सरफेस है इसकी। ठीक है, अब अपन ने इसकी जगह के लिए छोटे छोटे पार्टिकल लिए, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, मान लीजिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इससे तो छोटा हो जाएगा। और भी आप छोटे पार्टिकल लेंगे, जितना छोटा पार्टिकल लेंगे और जितना ये पाउडर फॉर्म में लेंगे उतना ही इजीली क्या होगा, वो डिसॉल्व होगा। तो ये सरफेस जो एरिया है वो ये नई सरफेस मिलने की वजह से, ये नई सरफेस मिलेगी, इस वजह से क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का इंक्रीज हो जाएगा। जब भी अपन क्या करते हैं, पार्टिकल छोटे लेते हैं, तो जैसे ये पार्टिकल है, इसे अपन ने ब्रेक डाउन किया तो ये नई सरफेस इनकी मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इट इज क्लियर, आगे समझ लो। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो विलय की जो विलेयता है, सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज इफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज, एंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज व्हेन वी टेक इट्स पार्टिकल इन स्मॉल साइज और इन ए पाउडर फॉर्म, मतलब इसकी पाउडर फॉर्म में लेंगे तब इंक्रीज हो सकता है। विलायक की प्रकृति एज यूजुअल, विलय की प्रकृति में जैसा अपन ने देखा था, लाइट डिसॉल्व लाइट, मतलब ध्रुवीय विलय लिया है तो ध्रुवीय विलायक लेना होगा, अध्रुवीय विलय लिया है तो अध्रुवीय विलायक लेना होगा। मींस पोलर सोल्वेंट है तो पोलर सोल्यूट लेना होगा, और नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सोल्वेंट लेना होगा। ठीक है, ये अपना क्या है, 3 पॉइंट अपने हो गए कि ठोसों की द्रव में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टेम्परेचर। कोई बता सकता है टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा? ठीक है, टेम्परेचर किसे सॉलिडिटी को, सॉलिड की सॉलिडिटी को कैसे इफेक्ट करेगा? हाँ, देखिए टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर नॉर्मली टेम्परेचर अपन इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज नॉर्मली, और सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बट इन केस ऑफ मतलब ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी विलेयता? जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, जो विलेय के कण होंगे, उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा, वो आयोनाइज क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा होंगे। ठीक है, बट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। हीट पहले से ऑलरेडी हीट क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिमूव हो रही है, इट मींस इसको टेम्परेचर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जानते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट कहां से, सिस्टम से सराउंडिंग में आती है। ठीक है, और अपन जैसे टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो वो हीट
काफी वो अपन को कैसी लगती है, गर्म रहती है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में यूटेंसिल्स या टेस्ट ट्यूब जो भी है जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो जाती है, उसके कंपेयर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें उसके कंपेयर थोड़ी ठंडी महसूस होती है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एंथैल्पी होती है एंडोथर्मिक में वो कैसी होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू आती है इसकी। कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव इन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में रहती है। ठीक है, तो अब इसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हेन वी विल इंक्रीज टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, टेम्परेचर ताप बढ़ाओगे उष्मा शेपी अभिक्रिया उष्मा शेपी प्रक्रम के लिए, तो सॉलिडिटी क्या हो जाती है, सॉलिडिटी डिक्रीज हो जाती है, सॉलिडिटी डिक्रीज। ठीक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए ताप बढ़ाओगे तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी अगर प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। और अगर प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक है तो सॉलिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज। एक्सोथर्मिक है तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ठीक है, इट इज क्लियर। अब प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा ठोसों की द्रव्य विलेयता को। टेम्परेचर का जनरल अपन देखते हैं, मान लीजिए कोई चीज डिसॉल्व नहीं हो रही तो उसे अपन क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है कोई सब्सटेंस, तो उसे अपन क्या करते हैं, हीट देते हैं, उसे गर्म करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो आसानी से क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। अच्छी, ठीक है, तो नेक्स्ट अपन कर रहे थे प्रेशर, मतलब क्या, दाब। तो दाब बढ़ाते हैं या दाब घटाते हैं तो ठोसों की द्रव्य विलेयता क्या प्रभावित होती है? ठीक है, नहीं, ठोसों की द्रव्य विलेयता दाब से प्रभावित नहीं होती। दाब का प्रभाव ठोसों की द्रव्य विलेयता पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दाब का कोई इफेक्ट नहीं होगा विलेयता पर। तो ये अपने कुछ पॉइंट थे जिसके बारे में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, कि ठोसों की द्रव्य विलेयता और ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट का नियम। इसमें लिखिए राउल्ट के नियम में दो नियम इसने दिए थे, वाष्पशील के लिए और अवाष्पशील के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखिए अवाष्पशील के लिए लिखेंगे पहले नॉन वोलेटाइल सॉलिड, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो लिखिए किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब, किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब मतलब प्रेशर विलयन का वाष्पदाब, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब। ठीक है, तो किसी अवाष्पशील विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की किसके, मोल भिन्न के समानुपाती होता है, सॉल्वेंट। मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो कैसे अपन लिख सकते हैं इसे, वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर प्रेजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स सॉल्वेंट। ठीक है, तो किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये किसने बताया, राउल्ट ने अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए बताया। ठीक है, तो पी एस इक्वल टू अपन लिख सकते हैं पी नॉट, इसे हटाते हैं कॉन्स्टेंट आ गया, एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट। ठीक है, पी एस आपको बताइए अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
सॉल्यूशन ऐसे लिख देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पी नॉट क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है, विलायक का वाष्पदाब, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। और एक्स क्या है? एक्स सॉल्वेंट, विलायक की मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, विलायक की मोल भिन्न है। आगे समझ में, प्योर स्टेट लिख सकते हैं, प्योर फॉर्म, प्योर स्टेट अपने को यहां लिख देना है, ठीक है। इट इज क्लियर। तो ये क्या था? राउट के द्वारा दिया गया नियम अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय मतलब ठोस, जो इजीली जिनकी वेपर फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? विलेयशील वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है ना। वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। लिखिए, किसी वाष्पशील विलेयुक्त विलयन में, ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी वाष्पशील विलेयुक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसी वाष्पशील विलेयुक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो किसी वाष्पशील विलेयुक्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है, जैसे मान लीजिए दो वाष्पशील विलेय मिले हैं, P1 और P2। P1 क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। एंड ये क्या है? दूसरा कोई कंपोनेंट है, उसका क्या होगा? उसका भी जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन के। किसी वाष्पशील विलेयुक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, ठीक है ना। कंपोनेंट ए है ये 1 मान लीजिए, ये कंपोनेंट क्या है? 2। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है, तो इसकी मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कंपोनेंट 2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो कंपोनेंट 2 की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मान लीजिए आपने कोई वाष्पशील द्रव ले लिए 2, ठीक है, लिक्विड ले लिए 1 और 2, और उसका क्या है? सॉल्यूशन है। जैसे अल्कोहल और क्या ले लेते हैं? मान लीजिए वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं। तो अल्कोहल का जो पार्शियल प्रेशर है, वो अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो वाटर का मोल पार्शियल प्रेशर है, वो वाटर के क्या होगा? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट इज क्लियर। देन P1 को इस तरीके से लिख सकते हैं, P01 X1, P2 को P02 X2, ठीक है। अब टोटल अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, टोटल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है, P1 प्लस P2, ठीक है। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। P टोटल इक्वल टू P1 P01 X1 प्लस P02 X2, ठीक है। अब X1 की वैल्यू आपको पता है, X1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, X1 प्लस X2 इक्वल टू यूनिट, ठीक है। अब ड्यू टू दिस X1 इक्वल टू 1 माइनस X2, X1 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस X2 के। P टोटल इक्वल टू P01, ये वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस X2 प्लस P02 X2। P01 को
यहां इस P01 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए P टोटल इक्वल टू P01 मल्टीप्लाई बाय 1, P01 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस P02 x2। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी के, P02 x2, ठीक है। अब मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां दिख रहा है, ठीक है, P टोटल इक्वल टू P01 प्लस को पहले लिख दू P02 x2 P01 x2। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है। इसके बाद देखिए इस वाली इक्वेशन के बाद P टोटल इक्वल टू P01 इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बता सकते हैं? यहां इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x2 प्लस x2 यहां भी है, x2 यहां भी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं x2 P01 माइनस P02 माइनस P01 माइनस P01, ठीक है। P01 कंपोनेंट एक का उसकी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और कंपोनेंट 2 का उसकी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो टोटल जो प्रेशर आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहां ये फॉर्मूला अपना टोटल प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो राउंड ने ये इक्वेशन दी और किस किस के लिए? एवार्फिल विलय युक्त विलयन के लिए, मतलब नॉन वोलेटाइल के लिए। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल में चेंज इतना है कि जो नॉन वोलेटाइल होगा वो ओनली सोलवेंट, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ले रहे हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, उसे सॉल्वेंट में आपने डिजोल्व करा है तो ओनली वह सॉल्वेंट ही क्या होगा? वेपोराइज हो सकता है। तो उस वहां ओनली क्या जो वाष्प दाब था वो ओनली किसकी मोल फ्रैक्शन पे? सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। बट जब आप वाष्पशील द्रव युक्त विलयन ले लेते हैं, दो वाष्पशील द्रव होते हैं उसमें, तो जो प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है, तो वो दोनों की, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, दोनों के ही जो मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपन ने ये इक्वेशन में लिखा था P टोटल P1 प्लस P2। ये क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर मींस क्या? आंशिक दाब। तो वाष्प दाब जो टोटल होगा वो वाष्पित द्रव होंगे सारे, तो उनके सभी के, जरूरी नहीं है 1 2 अपन फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अपन को यहाँ इसी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल करने हैं। इस फॉर्मूले से हो सकते हैं, ये यहाँ वैल्यू गिवन होगी तो वो न्यूमेरिकल कई आपको इसमें सेंड किए जाएंगे, वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या था आज जो अपन ने किया, ठोसों की द्रव में विलेयता क्या, उसको प्रभावित करने वाले कारक किए। उससे पहले अपन ने मोलरता में संबंध देखा, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी, और फिर उसके बाद ठोसों की द्रव में विलेयता थी। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक जैसे विलेय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप, दाब, ये सब ठोसों की विलेयता को, जो जनरल अपन यूज में भी डेली लाइफ में लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद राउल्ट का नियम देखा। राउल्ट का नियम क्या है? दो कंडीशन में उसने बताया, अगर आप अवाष्पशील विलेय लेते हो और आप वाष्पशील विलेय लेते हैं, ठीक है। तो राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग ही फिर अपन आगे पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है? जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, सभी सांद्रताओं पर, ठीक है ना। सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है, एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, तो वो तो क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। और अगर राउल्ट के रूल को फॉलो नहीं करते हैं सभी सांद्रताओं पे, वो क्या कहलाते हैं? अनादर्श सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। अनादर्श सॉल्यूशन तो जो अपन जनरली काम में लेते हैं अनादर्श सॉल्यूशन ही है सब। जैसे डाइल्यूट कर लीजिए किसी भी एसिड को, डाइल्यूट किया आपने HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2, किसी भी सॉल्यूशन को अपन डाइल्यूट कर रहे हैं
तो वो अपना क्या है, अनादर्श विलियन ही है, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है। और आइडियल सॉल्यूशन की तरह कुछ बिहेव कर सकते हैं बिल्कुल, जिसमें बहुत कम डिफरेंस होगा, जैसे बेंजीन प्लस टोलुइन, एन पेंटेन प्लस एन हेक्सेन। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन होंगे वो अपने को करने हैं, ठीक है ना। तो ये आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आज इस क्लास में और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का डिस्कस करेंगे। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो जो भी कंसेप्ट यहाँ क्लियर करे जा रहे हैं वो आपको इसमें उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो जो मैं आपको सेंड करूंगा वो सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है आप वो बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।